नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेशर्म। बहू, रात के 12 बज रहे हैं, राहुल अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता? उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। सरला जी अपनी बहू रागनी को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो तो बेटे तो आपके हैं। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। रागिनी ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूं ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं, कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। सरला जी ने पलट कर जवाब दिया, पर इस बार रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सरला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गईं और मोबाइल लेकर राहुल को फोन लगाने लगीं। लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। ये राहुल भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाने रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती हैं और एक इसे देखो तो अब तक राहुल को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई सरला जी वापस बाहर आई तो देखा रागिनी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। सरला जी वापस हॉल में आ गईं। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशर्म कहीं की। सरला जी ने फिर से राहुल को फोन ट्राई किया, लेकिन राहुल ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हाल में सोफे पर बैठ गईं। रात को 12:30 बजे घर की बेल बजी। सरला जी ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर राहुल को नशे में हालत में पड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर सरला जी ने उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इसे बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? सरला जी उसे डांटते हुए बोली। लेकिन उसे होश तो तब वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो सरला जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था और अब दो दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में राहुल अभी भी सोया पड़ा था, जबकि रागिनी वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। सरला जी को देखते ही रागिनी ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सरला जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से नींद कैसे उतर रही है चाय? सरला जी की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? रागिनी की बात सुनकर सरला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर रागिनी बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी कमला आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए, शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रही हो आप माँ जी? वही रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है, कहकर रागिनी वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब राहुल शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से सरला जी की तरफ देखा तो सरला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना तो अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो इसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आई थी, तुम्हें तो सिर्फ इसे सुधारना है। सरला जी की बात सुनकर रागिनी हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी। पूरी रात रागिनी के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन रागिनी पगफेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया,
बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले। अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से करा दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे? इसकी तो तू उम्मीद मत कर। रागनी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी राहुल शराब पी कर आता तो रागनी रोती परेशान होती, पर सरला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले राहुल ने शराब के नशे में रागनी की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि रागनी ने उसे शराब पीने से रोका था। सरला जी ने उसमें भी रागनी की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो क्या बेचारा क्या ही करेगा? थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कह कर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती हो तो क्या कर लोगी तुम? दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रहा है वह बड़ी बात है। सो रागिनी ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो या रोते रहो, या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। रागिनी ने दूसरा रास्ता चुना। रागिनी को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि राहुल उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो रागिनी से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब राहुल से जब वो नशे में होता तो ज्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो सरला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद राहुल ने नशे की हालत में सरला जी के कहने पर उसके साथ काफी गाली गलौज किया था, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहां से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी। आज वहां पहुंची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर डिपॉजिट कर दिए, उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौट कर आई तो राहुल भी होश में आ चुका था। सरला जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सरला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हों उससे कोई लेना देना नहीं, बेशर्म कहीं की। सरला जी की बात सुनकर रागिनी बोली, कैसी बात कर रहे हो आप माँ जी? खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रही थी आप? रागिनी, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, अचानक राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर रागिनी ने राहुल की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ ये देखो, ये होता है औरत का त्रिय चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रही और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। सरला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है रागिनी? तुम्हारी सारी जरूरत तो पूरी कर रहा हूँ। राहुल ने शांतिपूर्वक रागिनी से पूछा। तब रागिनी ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूं कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर राहुल सख्ते में आ गया, जबकि सरला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशर्म, अपना घर अपने हाथों से तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है, पर मैं इस रिश्ते तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए राहुल जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? राहुल काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहां रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं सरला जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश करने के बाद
जो काम सरला जी नहीं कर पाई वो रागिनी ने कर दिया। दूसरे दिन ही राहुल ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज सरला जी अपनी उसी बेशर्म बहू की नज़र उतारते नहीं थकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।